प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कार्बेनियन इंटरमीडिएट या कार्बेनियन आयन। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कार्बेनियन आयन का निर्माण किस प्रकार होता है। सहसंयोजी बंध के विषमांश विखंडन के परिणाम स्वरूप ऋण आवेशित क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीशीज जो प्राप्त होती है उसे हम कार्बेनियन आयन कहते हैं। जब समांश विखंडन होता है तो उससे होता है हमें फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं, और जो हमें विषमांश विखंडन होता है उससे हमें कार्बोकैटायन और कार्बेनायन प्राप्त होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता है, जो धनात्मक स्पीशीज होती है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और जो ऋणात्मक स्पीशीज होती है उसको बोलते हैं कार्बेनायन बोलते हैं। इसमें कार्बन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो जाने से ऋण आवेश आ जाता है। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है सहसंयोग बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक परमाणु पर आ जाते हैं तो उससे उस पर क्या जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा ऋणावेशित कार्बन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। यह क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीशीज को कार्ब एनायन कहते हैं। ऋणावेशित कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है और इसकी जो आकृति होती है, इसकी संरचना होती है वो अमोनिया के समान पिरामिडीय संरचना होती है। जैसा ये हमारे पास में है, ये जो दे रखा है, ये sp3 संकरित होता है कार्बन, और ये संरचना जो इसकी होती है, कार्बन की संरचना होती है वो अमोनिया की तरीके से होती है, पिरामिडल संरचना होती है। जैसे आपको नीचे ये संरचना दिख रही है, ये कच्ची संरचना है कार्बेनियन की। जैसे अमोनिया की संरचना होती है पिरामिडल, वैसे ही इसकी कार्बेनियन की संरचना होती है। कार्बेनियन भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बोकैटायन भी होते हैं, फ्री रेडिकल भी होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। यदि ऋणावेश क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणु पर हो तो उनके स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जो इनके स्थायित्व का क्रम दे रखा है, ये आप इसमें देख रहे हो, ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, उससे पहले मेथिल कार्बेनियन आयन है। अब तक जो आपने इनकी स्थायित्व का क्रम देखा था वो क्रम आपने अब तक इस प्रकार देखा था कि जो टर्सरी था वो सबसे अधिक स्टेबल था, चाहे वो फ्री रेडिकल के केस में हो, चाहे वो कार्बोकैटायन के केस में है। लेकिन इस कार्बेनियन आयन के में इनका जो स्थायित्व का क्रम है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। इसका मतलब जो मेथिल कार्बेनियन आयन है वो अधिक स्थायी होता है, और जो टर्सरी कार्बेनियन आयन है वो कम स्थायी होता है, जबकि जस्ट पहले उल्टा था। पहले का क्रम ये था और अब कार्बेनियन आयन में इनके स्थायित्व क्रम ये है। कार्बेनियन के उपयुक्त स्थायित्व के क्रम को एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। उसमें भी समझाते थे हम प्लस आई प्रभाव, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, कि प्लस आई प्रभाव से कैसे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के स्थायित्व टर्सरी का अधिक होता है। सेम उसी के द्वारा इसमें भी इसके स्थायित्व को समझाया जाता है। मेथिल कार्बेनियन से तृतीय कार्बेनियन की ओर बढ़ने पर, यहाँ से मेथिल से तृतीय की ओर बढ़ने पर ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है। एल्किल समूह संख्या बढ़े, प्राइमरी में 1 एल्किल समूह है, सेकेंडरी में 2 है, और टर्सरी में 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एल्किल समूह का मतलब इस जो ऋणावेशित कार्बन परमाणु है इस पर ये तीनों समूह जुड़े हुए हैं, तो 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से मेथिल कार्बोनियन आयन से टर्सरी की तरफ जाने पर क्या होता है, इनके जो एल्किल समूह उनकी संख्या बढ़ती है। एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव, मैंने पहले ही बताया था कि जो आई प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ऐसे माइनस NO2 है, हेलोजन वगैरह है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ऋण आवेशित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लस आई प्रभाव का मतलब है इस टर्सरी कार्बेनियन आयन पर जो 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ये तीनों एल्किल समूह कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं। किस पर, इस जो नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन, जो बीच में जो कार्बन दे रखा है इस पर, ये तीनों क्या करेंगे,
मान लो इस तरह की इसकी संरचना मैं आपको बता देता हूँ। ये कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, 3 एल्किल समूह इस पर इस तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है। ये तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। इस तरह के एल्किल समूह में प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करना। तीनों ही एल्किल समूह इस ऋणात्मक कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और तीनों ही ये वाले एल्किल समूह अगर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे तो इस ऋणात्मक कार्बन परमाणु, जो ऋणात्मक कार्बन परमाणु है ये वाला, इस ऋणात्मक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ जाता है। अतः वैद्युत स्थिति नियमानुसार आयन के आवेश का परिक्षेपण होने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है और आवेश घनत्व एक ही स्थान पर बढ़ने से स्थायित्व कम होता है। उसके केस में क्या होता था, पॉजिटिव के केस में क्या होता था कि प्लस था। जैसे इस पर एल्किल समूह जुड़ते थे तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करता था, आवेश घनत्व को कम करता था। लेकिन इसके केस में आवेश घनत्व बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो पॉजिटिव जो आवेश घनत्व था वो कम हो रहा था, यहाँ लेकिन ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ये जो प्लस आई प्रभाव एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो वैद्युत स्थिति नियमानुसार आयन के आवेश का परिक्षेपण होने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है और आवेश घनत्व एक ही स्थान पर बढ़ने से स्थायित्व कम होता है। अतः मेथिल कार्बेनियन से तृतीयक कार्बेनियन तक जाने पर स्थायित्व कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इधर से इधर जाने पर जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं ये एल्किल समूह और अधिक ऋण आवेश किस पर बढ़ा देते हैं, इस ऋणात्मक कार्बन परमाणु पर, जो पहले से जिस पर ऋणात्मक चार्ज है उस पर ये तीनों एल्किल समूह ये बढ़ाते हैं और उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक बढ़ता है उसका स्थायित्व उतना ही कम हो जाता है। अतः मेथिल कार्बेनियन से तृतीयक कार्बेनियन तक जाने पर स्थायित्व कम होता है क्योंकि ऋणावेश कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं या बढ़ जाता है। जस्ट आपको याद रखना है फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्रम ये था। उसमें स्थायित्व मेथिल से टर्सरी की तरफ जाता था। जस्ट कार्बेनियन आयन में स्थायित्व क्रम क्या होता है, मेथिल कार्बेनियम मोर स्टेबल होता है और जो टर्सरी कार्बोनियम आयन होता है वो कम स्टेबल होता है। तो जस्ट उल्टा क्रम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नीचे आपको कार्बोनियन आयन की संरचना दे रखी है, ये इसकी कच्ची संरचना है। कार्बोनियन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु की sp3 संकरित अवस्था होती है। इसमें ऋणावेशित कार्बन परमाणु 3 sp3 संकरित कक्षकों के द्वारा 3 अन्य परमाणु से सिग्मा बंध से जुड़ा होता है और चौथे sp3 संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अतः इसकी संरचना पिरामिडीय होती है। ये इसकी पिरामिडीय संरचना है। इसमें कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है और जो हमारे लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो असहबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म था, ये इस कक्षक में उपस्थित होता है। इसके बाद जो हमारा आता है एलिल और बेंजिल कार्बेनियन का स्थायित्व एल्किल कार्बेनियन की अपेक्षा अधिक होता है। अब तक आपने पढ़ा था कि जो स्थायित्व का क्रम था वो सबसे अधिक बेंजिल, चाहे वो कार्बोकैटायन था चाहे फ्री रेडिकल था, उसका था। उसके बाद में एल का था, फिर टर्सरी का था, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर लास्ट में मैथिल होता था। लेकिन ये कहाँ था? फ्री रेडिकल में और कार्बोकैटायन में। हमारा एल्किल के केस में, ये एल्किल के केस में हमारा जो स्थायित्व का क्रम था वो कार्बेनियन आयन के में चेंज हो जाता है। मैथिल सबसे अधिक स्टेबल होता है। उसके बाद में जो टर्सरी कार्बेनियन आयन है वो सबसे कम स्टेबल होता है। लेकिन इसके साथ में अगर एलिल की और बेंजिल की बात की जाए तो एलिल का और बेंजिल कार्बेनियन आयन का स्थायित्व अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? इन एल्किल समूहों की अपेक्षा। तो अगर कार्बेनियन आयन की बात की जाए तो सबसे अधिक स्थायित्व किसका होगा? बेंजिल का होगा। उसके बाद फिर एलिल का होगा। फिर होगा किसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा? सबसे कम स्थायित्व किसका होगा? ज़्यादा होगा CH मैथिल कार्बेनियन आयन का होगा। फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, ये क्रम होता है। लेकिन अब तक कौन सा क्रम था? कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में बेंजिल, चाहे उस पर तीनों बेंजिल समूह जुड़े हुए, बेंजिल, कार्बोकैटायन, उसके बाद में एलिल, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मैथिल। लेकिन इसमें कार्बेनियन में जो आपका क्रम रहेगा वो बेंजिल, फिर एलिल के बाद फिर मैथिल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आपके स्थायित्व का क्रम रहेगा।
एलिल और बेंजिल कार्बोनियम का स्थायित्व एल्किल कार्बोनियमों की अपेक्षा अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। इनके स्थायित्व की व्याख्या संगमन प्रभाव या कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा की जा सकती है। ऋण आवेश का स्थानीकरण बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। इसमें सेम इनका स्थायित्व क्यों अधिक रहेगा, वही सेम है, जितना उसका वो होगा डीलोकलाइजेशन अधिक होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक बढ़ेगा। एलिल ऋणायन के केस में भी 2 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, बेंजील के केस में हमें 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः बेंजील ऋणायन का स्थायित्व एलिल ऋणायन की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि इसमें ऋणायन का स्थानीकरण अधिक होता है। परिक्षेपण जितना अधिक होगा उतना ही वो अधिक स्थायी होगा। तो अब कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोनियन आयन में जो इनके स्थायित्व का क्रम है वो सिर्फ एक है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में बेंजील, उसके बाद एलिल, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोनियन आयन के केस में स्थायित्व का क्रम बेंजील, एलिल, बस यहाँ से उनके बाद फिर उल्टा हो जाता है। यहाँ से फिर ये जो हमारा मेथिल है, मेथिल पहले आएगा। कुल मिला के इस मेथिल समूह से पहले यहाँ एलिल समूह आएगा और फिर एलिल समूह से पहले यहाँ बेंजील समूह आएगा और यहाँ एलिल समूह आएगा। ये इनके स्थायित्व का क्रम रहता है, जो कि उसमें क्या रहता था, उसमें सबसे पहले क्या होता था, बेंजील आता था और बेंजील के बाद फिर एलिल आता था, एलिल के बाद फिर टर्सरी आता था, फिर सेकेंडरी। लेकिन इसमें क्या आएगा, इस टर्सरी की जगह पर इसमें बेंजील, उसके बाद एलिल और इसके बाद इसमें फिर आएगा मेथिल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। इस तरह का इसमें स्थायित्व का क्रम रहेगा।